हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं उनके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है आईओटी का। उसके बाद फिर हमने कुछ रीड आउट सर्किट से पहले हमने सेंसर्स पढ़े, उसके बाद एक्चुएटर्स और फिर रीड आउट सर्किट्स। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने इनपुट और आउटपुट के ऊपर जो चीज़ें यूज़ होती है मीन्स सेंसर और एक्चुएटर्स को स्टडी किया, और उसके बाद फिर हमने रीड आउट सर्किट्स के बारे में बात की जो किसी भी सिग्नल को किसी पर्टिकुलर लेवल तक मॉडिफाई करने के लिए या किसी उसके शेप में चेंज करने के लिए, डिजायर्ड शेप मिलाने के लिए यूज़ होते हैं। इस टाइप के सर्किट्स के बारे में स्टडी किया हमने। आईओटी की बात करें, आईओटी के कंप्लीट सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। जितने काफ़ी कुछ तो हम पढ़ चुके हैं, एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फिल्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और AC to DC कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो काफ़ी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। उन सर्किट कंपोनेंट्स का आपस में मिसमैच हो सकता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब फैब्रिकेट होती हैं, जब उनको बनाया जाता है, जब फैब्रिकेशन होती है उनकी, तो उस टाइम विद ऑल ड्यू प्रिकॉशंस, सभी प्रिकॉशंस लेते हुए भी वो कभी भी सेम नंबर की दो कंपोनेंट मैच नहीं होंगे। उसमें थोड़ा बहुत डिसिमिलरिटी हो सकती है। तो जो डिसिमिलरिटी हो सकती है उसके कारण उसमें मिसमैच आ जाता है, सर्किट कंपोनेंट से मिसमैच आ जाता है। तो उन मिसमैच के बारे में बात करेंगे और हम मिटिगेशन टेक्निक्स की बात करेंगे, कैसे उनको रिमूव किया जाए, इंटरफेसिंग की बात करेंगे, इन सब की बात करेंगे हम इस सेक्शन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ इनएक्यूरेसीज इन आईसीज। आईसीज के अंदर जो इनएक्यूरेसीज आती हैं उनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। पहले हैं सिस्टमेटिक सोर्सेज और उसके बाद है रैंडम सोर्सेज। सिस्टमेटिक सोर्सेज के अंदर क्या आ सकता है, सर्किट टोपोलॉजी के कारण कोई इनएक्यूरेसी आए, या लेआउट के कारण आए, स्ट्रेस के कारण आए, वोल्टेज ड्रॉप, इन सब के कारण जो एरर आती हैं उनको हम सिस्टमेटिक सोर्सेज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रैंडम सोर्सेज। ड्रिफ्ट, कोई भी ड्रिफ्ट, टेम्परेचर ड्रिफ्ट है या किसी भी कारण से कोई ड्रिफ्ट आ रहा है, या फ्लिकर नॉइस, उसको हम क्या कहेंगे कि वो रैंडम सोर्सेज हैं। जब हम सेंसर्स के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो उसके अंदर जो बैंडविड्थ, हमारे इंटरेस्ट की जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत वाइड नहीं होती, वो काफ़ी नैरो होती है, जिसको हमने सेंस करना होता है। तो उस जब बैंडविड्थ की बात कर रहे होते हैं, उस नैरो बैंडविड्थ के ऊपर जब बात कर रहे हैं, तो ऑफसेट एरर जो आती है या फ्लिकर नॉइस जो आता है, 1/f नॉइस भी बोलते हैं, और उसके बाद क्या है, ड्रिफ्ट जो आती हैं, वो डोमिनेंट एरर सोर्सेज वहाँ रोल प्ले करते हैं। एरर सोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डोमिनेंट एरर सोर्सेज की तरह रोल प्ले करते हैं वो। अब लो फ्रीक्वेंसी एरर की बात करें तो किस किस टाइप की एरर हो सकती है। सबसे पहली बात है ऑफसेट। ऑफसेट एरर की जैसे हम बात पहले भी कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको जब ऑपएम्प करवाया था तो ऑपएम्प के अंदर मैंने अच्छे से बताया था आपको कि जो दो ट्रांजिस्टर आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंशियल ट्रांजिस्टर जब आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर दोनों के अंदर मैचिंग होना ज़रूरी है, दोनों सेम होने ज़रूरी है। और प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया दोनों सेम कभी नहीं होते, नहीं, यदि सेम नहीं होते तो उनके कारण उसके अंदर मिसमैच आ जाएगा। उस मिसमैच के को हम बोलते हैं ऑफसेट। यहाँ सीमोस टेक्नोलॉजी के अंदर जो वर्स्ट केस इनपुट पेयर के ऊपर जो ऑफसेट आएगा वो 10 मिली वोल्ट बता रखा है, और ऑफसेट इज़ कॉज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशन, ये बात हो चुकी है, और अनसर्टेनिटी, ये बात हमारी हो चुकी है। उसके बाद क्या है, मोस्ट डिवाइसेस के अंदर जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, देखिए अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है एक, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसको हम VTH से डिनोट करते हैं, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है जो रेंडमली वेरी करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर। जैसे मीन्स सेम नंबर का एक मोस
एक है ए है, सेम नंबर का एक मॉस बी है, दोनों सेम नंबर के हैं, इट मीन्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम होने चाहिए, सब चीज़ पैरामीटर सेम होने चाहिए। लेकिन नंबर सेम होने से ये नहीं है कि वो 100% सेम हो, उसके अंदर मिसमैच रहता है। ठीक है, जब उसमें मिसमैच रहता है तो इट मीन्स जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो भी वेरी करेगी। जब वो वेरी करेगी इट मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर चेंज आएगा। ऑन द अदर हैंड जो मॉस डिवाइसेस हैं वो रैंडम माइक्रोस्कोपिक वेरिएशंस उसके अंदर फैब्रिकेशन के दौरान जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएशंस होती हैं, रैंडम वेरिएशंस जो होती हैं वो उसके अंदर होती हैं। उसके कारण क्या है कि वो उनके अंदर मिसमैच आ जाता है। ठीक है, और लेंथ और जो विड्थ है उनके अंदर भी आइडेंटिकल जो ट्रांजिस्टर होंगे उसके अंदर भी आपको लेंथ और जो विड्थ होंगे उनकी जंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, और जो द मिसमैच कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लार्ज डिवाइसेस। देखिए ये जो भी एरर आ रही है, ये जो मिसमैच आ रही है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर, नैनो लेवल के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, जहां हमें प्रेसाइज वैल्यूज़ लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि इसका सॉल्यूशन क्या बताया गया कि लार्ज डिवाइसेस यूज़ करो, बड़ी डिवाइसेस यूज़ करो। लेकिन दैट इज़ नॉट ए गुड सजेशन, बिकॉज यदि आप लार्ज डिवाइसेस यूज़ करोगे तो आपके चिप का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा सिस्टम आपका। ठीक है, और कॉस्ट भी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या बताया, साइज़ बड़ा हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। जब आप बड़ी चिप्स बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लिकर नॉइस। फ्लिकर नॉइस के अंदर क्या होता है, इसको 1/f नॉइस या पिंक नॉइस भी बोलते हैं। तो ये सिलिकॉन और सिलिकॉन ऑक्साइड की लेयर्स होती हैं, और उन लेयर्स के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं, उनके बीच में जो इंटरफेस के ऊपर जो डिफेक्ट्स होते हैं, गेट ऑक्साइड और सिलिकॉन सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ जो डिफेक्ट्स आते हैं या उनकी लेयर के अंदर जो ट्रैप्स आ जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्लीननेस। ठीक है, क्लीननेस हम ये कह सकते हैं कि वहाँ जो जितना भी ट्रैप सिलिकॉन वेफर और सिलिकॉन ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, वो आपस में कितने एक दूसरे के साथ क्लियरली कनेक्टेड है, उसके ऊपर या क्लियरली कनेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्लिकर नॉइस क्या होगी। जो फ्लिकर नॉइस है उसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मीन्स उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले वन साइड में जो नॉइसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे और उसके अदर साइड में है वो नॉइसेस कम होंगे। ठीक है, फ्लिकर टाइप के नॉइस कम होंगे। तो वो कितना होता है, दैट इज़ सेवरल किलोहर्ट्ज़ टू 10 किलोहर्ट्ज़, मीन्स मिनिमम मानो तो 10 किलोहर्ट्ज़ के अराउंड वो एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि 10 किलोहर्ट्ज़ से लेफ्ट साइड में देखें, मीन्स लोअर साइड में देखें, तो वहाँ क्या होगा, आपको फ्लिकर नॉइस ज़्यादा मिलेंगे। जब मैं अपर साइड में देखूँगा तो आपको फ्लिकर नॉइस ज़्यादा इंक्रीज लो मिलेंगे। सॉरी, लेफ्ट साइड में लोअर साइड में देखोगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्लिकर नॉइस ज़्यादा होते हैं, फ्लिकर नॉइस की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन है। उसके बाद है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, देखिए जब आप किसी सिस्टम के ऊपर किसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के साथ काम करना शुरू करते हो तो उसके अंदर क्या है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, जब आप जीरो मान के स्टार्ट कर रहे होते हो, उस टाइम आउटपुट ज़ीरो ही होनी चाहिए। यदि उस टाइम आउटपुट ज़ीरो नहीं है, कुछ वेरिएशन है, तो हम उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, तो ऑफसेट बताया था, तो जो ऑफसेट है, ऑफसेट के कारण ही ड्रिफ्ट भी जनरेट होते हैं। और जो ऑफसेट के जो टाइप है, दो टाइप हैं, उसके अंदर एक ऑफसेट ड्रिफ्ट होता है, सॉरी ड्रिफ्ट के जो टाइप है, ड्रिफ्ट के जो टाइप है उसके अंदर दो टाइप बताए गए हैं, एक ऑफसेट ड्रिफ्ट है और एक गेन ड्रिफ्ट है। तो जो हमारी जो ऑफसेट वैल्यू जितनी भी हैं वो ड्रिफ्ट को एनलार्ज करती हैं। ठीक है,
तो जो ड्रिफ्ट की मैं जैसे बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक टेम्परेचर सेंसर की बात करता हूँ। टेम्परेचर सेंसर के अंदर यदि मैं ड्रिफ्ट की बात करूँगा, यदि ड्रिफ्ट जीरो है फॉर एग्जांपल, मैं भी जीरो मान लेता हूँ, आइडियली जीरो मान लेता हूँ कि यदि जीरो है तो उस टाइम क्या होगा, जो भी वेरिएशन आउटपुट वोल्टेज के अंदर होगा, क्योंकि सेंसर की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स टेम्परेचर सेंसर है, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो चेंज आया उसके रिस्पेक्ट में जो आपको आउटपुट के अंदर वोल्टेज वेरिएशन देगा वो, ठीक है, सेंसर की बात कर रहे हैं तो मीन्स टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आया उसके रिस्पेक्ट में आपको आउटपुट मिलेगी, वो वोल्टेज वेरिएशन होगा। तो जब कोई ड्रिफ्ट नहीं है तो इट मीन्स जो सेंसर की वोल्टेज में जो चेंज आया है वो मैं कंप्लीटली मान सकता हूँ दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर ऑन द सेंसर या इन द एम्बियंस, ठीक है, आसपास में जो टेम्परेचर है उसमें कुछ चेंज हुआ है, इसके कारण ये वोल्टेज चेंज हुई है। लेकिन जब मैं ड्रिफ्ट को जीरो नहीं मानता तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में ये भी हो सकता है कि जो आउटपुट के अंदर चेंज आ गया, इनपुट में अभी कोई चेंज नहीं आया था और आउटपुट में चेंज आ गया, इनपुट में चेंज नहीं है लेकिन आउटपुट में चेंज है। वो किस कारण हो सकता है, वो ड्रिफ्ट के कारण हो सकता है, ठीक है। ड्रिफ्ट इनिशियल ऑफसेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। इनिशियली ही जब मैं स्टार्ट करता हूँ, ड्रिफ्ट की बात हमने पहले भी की थी, आप पुराने नोट्स देख लेना, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तभी वहीं ड्रिफ्ट अवेलेबल है, वहीं से एरर स्टार्ट हो जाती है। एक होता है कि जैसे जैसे नॉन लीनियरिटी होती है, एक होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ड्रिफ्ट इंक्रीज होता जाएगा। स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट जीरो है लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ड्रिफ्ट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये दोनों तरह के ड्रिफ्ट इसमें हो सकते हैं। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्प्रेसिंग द ऑफसेट। फिर वही बात आ गई, मैं बोल रहा था आपको कि ऑफसेट को स्प्रेस करके इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड गेन एरर टू लो एनफ लेवल। आप उसको जो गेन एरर है, जो गेन एरर का मतलब मैंने आपको कॉमन मोड गेन बताया था, उस जो एरर को आप एक सफिशिएंट लेवल तक रिड्यूस करके, मीन्स वैसे तो आइडियली तो उसको जीरो ही करना चाहिए, अदरवाइज फिर भी आप एक उसको सफिशिएंट लेवल तक डाउन करके तब इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। डायनेमिकली आगे मैं बात बताऊंगा कि डायनेमिकली कंपनसेटिंग के थ्रू भी हम आपको टेम्परेचर ड्रिफ्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी नॉइस कहाँ कैसे देखने को मिलते हैं, CMOS एम्पलीफायर के अंदर लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो नॉइस आते हैं, देखो ये नॉइस का हमने स्पेक्ट्रल डेंसिटी हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ऑफसेट और ड्रिफ्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या एग्जिस्ट होंगे, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी है, लोगरिथमिक स्केल के ऊपर है, ये 10 हर्ट्ज़ है ये, और यहाँ 10 किलो हर्ट्ज़ है, तो लोगरिथमिक स्केल के ऊपर है। और यहाँ आपको पावर नॉइस की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको दिख रही है, वो dB के अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखिए 10 हर्ट्ज़ और यहाँ ऑफसेट और ड्रिफ्ट आपको मिलेंगे, और उसके बाद 10 किलो हर्ट्ज़ के पास आके जो फ्लिकर नॉइस है या जो 1/f नॉइस है वो रिड्यूस होता चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ आके ये इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद आपके थर्मल नॉइस स्टार्ट हो जाते हैं। 10 किलो हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के बाद आपके थर्मल नॉइस एग्जिस्ट करेंगे और बाकी जो नॉइस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब जो टेक्निक्स क्या हैं, जितनी भी जो एरर आ गई, एरर तो मैंने बता दी कि क्या क्या एरर आ गई, और एरर का आपको रीज़न भी पता लग गया कि एरर का रीज़न ये है, और वो रीज़न आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो रीज़न तो रहेगा, ठीक है, यू कैन नॉट अवॉइड दैट। तो जब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या क्या होगा कि कुछ मेथड ऐसे सर्च करने पड़ेंगे जिन मेथड से आप उनको कंपनसेट कर सको। कंपनसेट करने के मेथड आपको सर्च करने पड़ेंगे, और उसके अंदर सबसे पहले है कन्वेंशनल अप्रोचेज टू रिमूव द ऑफसेट, ठीक है, कन्वेंशनल अप्रोचेज का यूज़ करेंगे। दूसरा है डायनेमिक ऑफसेट कैंसिलेशन टेक्निक्स। ये दो टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे। इसमें आगे फर्दर इनके कुछ और पार्ट्स होंगे और टाइप्स होंगे, वो हम आगे स्टडी कर रहे हैं अभी। कन्वेंशनल अप्रोच क्या है? कन्वेंशनल अप्रोच के अंदर हम सिग्नल को जनरली ट्रिम करते हैं, सिग्नल को जनरली ट्रिम कर दिया जाता है, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर
ऑफन रूम टेम्परेचर के ऊपर हम उसको ट्रिम कर देते हैं, और उसको सेट करने के बाद फिर हम काम करना शुरू करते हैं कि हमने एक बार सेट कर दिया, उसको ट्रिम करके हमने ये देख लिया कि ऑफसेट 0 हो गया, नॉइस लेवल्स मिनिमम आ गए, ठीक है, उस तरीके से हमने काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर क्या है कि हम काम करना शुरू करेंगे, लेकिन क्या है उसकी लिमिटेशन भी होती है कि जैसे हमने उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर नलीफाई किया है, लेकिन आगे जाके फिर आपके टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। वैसे इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब भी कोई डिवाइस वर्क करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ ही होता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो उसके नॉइस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि नॉइस या लॉसेज या एरर्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। एरर्स बोलना चाहिए, नॉइस इज़ नॉट कंप्लीट टर्म टू डिनोट ऑल द एरर्स। अकेला नॉइस ही नहीं होता, उसमें ऑफसेट एरर भी है, ऑफसेट एरर इज़ नॉट ए नॉइस, ठीक है। तो इस टाइप में हम ये बोल सकते हैं कि हम स्टार्ट किया, हमने सिस्टम को स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया तब हमने उसको सिस्टम को कम्प्लीटली एरर फ्री या मिनिमम एरर बना ली, कंपनसेट करके हमने मिनिमम एरर के ऊपर ले गए, और उसके बाद हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। लिमिटेशन इसकी ये है, स्टार्टिंग में आपने उसको मिनिमम एरर पे ले गए या 0 एरर के ऊपर भी ले गए कंपनसेट करके, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि टेम्परेचर में वेरिएशन आया या कुछ और फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर कुछ चेंज आया, तो और उसके बाद क्या है कि दोबारा से आपके एरर आनी स्टार्ट हो गई। तो इसके अंदर कौन कौन से मेथड हैं? ऑफसेट ट्रिमिंग एट सोर्स डीजनरेशन रजिस्टर्स, ठीक है। सोर्स डीजनरेशन रजिस्टर के ऊपर आप उसको डिफरेंशियल पेयर के ऊपर आप उसको ऑफसेट ट्रिमिंग करो। ऑफसेट ट्रिमिंग बाय साइज एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट डिफरेंशियल पेयर ट्रांजिस्टर, आप ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा सभी। और उसके बाद क्या है? ऑफसेट ट्रिमिंग एट डीजनरेशन रजिस्टर ऑफ द कैरियर करंट मिरर लोड और फोल्डेड कैस्केड, इनकी भी हम आगे बात करेंगे। ऑफसेट ट्रिमिंग बाय एडजस्टमेंट ऑफ द लोड करंट सोर्सेज एट द ड्रेन ऑफ द डिफरेंट पेयर रजिस्टर, ड्रेन के ऊपर हम उसको लगा के ऑफसेट ट्रिमिंग करते हैं। और एक बार सोर्स की बात की, अब ड्रेन की बात कर रहे हैं। ऑफसेट ट्रिमिंग बाय एडिशन ऑफ द ट्रिमेबल करंट, हमने ट्रिमेबल करंट सोर्स लगा दिया, जिसके अंदर हम अलग से करंट सोर्स लगा देते हैं, उससे हम कोशिश करते हैं कि ये ट्रिम हो जाए, जो हमारी एरर आ रही है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो जितने भी मेथड हमने ऊपर पढ़े हैं उनके अंदर एक इशू है कि उसके अंदर जो पैरामीटर शिफ्टिंग होगी, ठीक है, किस चीज़ के अंदर? टेम्परेचर रेंज के अंदर पैरामीटर शिफ्टिंग होगी। मीन्स वहाँ क्या हुआ है, एक्चुअली हमने ऑफसेट को 0 किया है, वहाँ हमने क्या किया है? ऑफसेट को 0 किया है, लेकिन जो अदर जो चीज़ें हैं वो आपके ऐसे कैसे रहेंगे, बाकी जो नॉइसेस के ऊपर इफेक्ट है वो ऐसे ही रहेंगे, ड्रिफ्ट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लिकर के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है, फ्लिकर नॉइस है, ठीक है। और लेकिन ऑफसेट को हमने कोशिश किया कि 0 कर दें उसके अंदर, ये हमारी स्ट्रेटजी है यहाँ पर कि ऑफसेट को 0 किया। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ड्रिफ्ट जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन ऑफसेट, बट इट आई कैन से दैट इट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन ऑफसेट, सिर्फ ऑफसेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ऑफसेट 0 करने का मतलब ये नहीं है कि ड्रिफ्ट वगैरह 0 हो जाएंगी इसके अंदर। डायनेमिक ऑफसेट कैंसिलेशन टेक्निक डू नॉट हैव दीज डिसएडवांटेज। जब ये जितनी डिसएडवांटेज बताई वो डायनेमिक के अंदर नहीं, जब हम डायनेमिक की बात करेंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक भी। लेकिन अभी सबसे पहले हम इनके जो 5 टाइप्स बताए मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 ये 5 टाइप्स बताए, इनको हम डिस्क्राइब करके चलते हैं। फर्स्ट जो है ऑफसेट ट्रिमिंग एट द सोर्स डीजनरेशन रजिस्टर, हमने क्या है यहाँ ऑफसेट ट्रिमिंग यूज़ किया, ठीक है। और कहाँ यूज़ किया? सोर्स के ऊपर, ये देखिए सोर्स के ऊपर लगा हुआ, ये सोर्स के ऊपर लगा हुआ है, ये दोनों एडजस्टेबल हैं। ये चीज़ मैंने आपको एक बार बेस रजिस्टर पर भी बताई थी, यहाँ बेस पर भी बताई थी, याद करो आप। ऑप एम्प जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब मैंने कहा था डिफरेंट रजिस्टर यहाँ लगा लेते हैं। डिफरेंट रजिस्टर लगाने से आप इसका करंट को जो इनपुट करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने RS1 यहाँ लगा लिया और RS2 यहाँ लगा लिया, दोनों सोर्स के ऊपर लगा लिए मैंने। अब सोर्स के ऊपर लगाने से क्या होता है कि सोर्स के ऊपर जब रेजिस्टेंस लग गए
तो उससे क्या होगा कि आप डिफरेंट, यदि ये मैच कर रहे हैं तो इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मैचिंग होगी, सेम होगी। और यदि ये मैच नहीं कर रहे, ये एक दूसरे से इनका डिसिमिलरिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि यू कैन एडजस्ट दिस डिसिमिलरिटी विद द हेल्प ऑफ दीज टू रजिस्टर्स। आप इन दो रजिस्टर की हेल्प से इनको आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए हम पॉलीफ्यूजेस यूज़ कर सकते हैं, या जीनर जैपिंग के अंदर दो डायोड हेड टू हेड लगा देते हैं, वो जीनर जैपिंग है, और ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ऑफसेट ट्रिमिंग बाय साइज एडजस्टमेंट, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू बाई एल ऑफ द इनपुट डिफरेंशियल पेयर ट्रांजिस्टर। अब इसके अंदर क्या है कि हम देखिए यहाँ ये दिख रहे होंगे आपको, ये यहाँ भी हमने ये लगा दिए डिफरेंट ट्रांजिस्टर कह सकते हो, ये बीजेटी नहीं है, दीज आर यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर है और बाई जंक्शन नहीं है, बाईपोलर जंक्शन नहीं है। और यहाँ देखिए ये हमने लगा दिए, एक सिंगल नहीं लगाया मैंने, एक ये और एक ये नहीं लगाया, मैंने क्या किया इसके साथ में और भी लगाया, लेकिन वो अभी जब तक स्विच इसके ऑफ है तो तब तक ऑफ है, वो दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है, यहाँ भी वो पार्ट नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि हमने किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करनी है। जैसे जो भी मिसमैच है उसको इन स्विचेस को ऑन या ऑफ करके हम मैच कर सकते हैं। देखिए जो मिसमैच आया क्यों आया, क्योंकि एक से आपको गेन कुछ कम मिल रहा था, एक से ज़्यादा मिल रहा था। मिसमैच तो यही होता है, मैंने बताया था कि मिसमैचिंग होगी, इसका मतलब क्या होता है, बीटा में वेरिएशन होता है। मिसमैचिंग का मतलब क्या बताया था मैंने कि बीटा में वेरिएशन होता है, तो बीटा में वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, गेन में वेरिएशन हुआ। तो अब मैं उसी बात को लेकर चलता हूँ कि यदि आपने ये दो लगा रखे और इसके अंदर मैच नहीं है, तो कहीं भी जो मैचिंग लैक कर रही है उसमें से आप दूसरे एक और को सर्किट में ले आओ। मान लीजिए ये इसका गेन आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा, या इसका गेन नहीं मिल रहा, जिसका भी गेन नहीं मिल रहा उस साइड से आप इन दोनों इनको ऑन करके आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करते हो, रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको जो भी रेजिस्टेंस चाहिए होता है उसको क्या करते हैं, उस नॉब को बाहर निकाल लेते हो, वो आपके ऑप्शन है। ऐसे ही क्या है कि आपको जहाँ भी एडजस्टमेंट करनी है, यहाँ इसको स्विच को ऑन करो, स्विच को ऑन करते ही आपको ये सर्किट के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस सर्किट को बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद है ऑफसेट ट्रिमिंग एट द सोर्स डीजेनरेशन रजिस्टर ऑफ द करंट मिरर लोड और फोल्डेड कैस्केड। अब ये देखिए यहाँ हमने क्या किया कि कैस्केड बोल दिया गलती से, कैस्कोड यूज़ किया हमने। कैस्केड और कैस्कोड में डिफरेंस बता देता हूँ। कैस्केड की जब हम बात करते हैं, कैस्केड का मतलब जो सीरीज़ में कनेक्टेड है एम्पलीफायर्स, कैस्केड में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या मैं बोलूँगा सीरीज़ में कनेक्टेड है। और कैस्कोड का मीनिंग क्या होता है कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ये सीरीज़ और पैरेलल का ये है। ये जो ट्रिम है ये आप क्या किया कि सोर्स के ऊपर ये सोर्स है, सॉरी ड्रेन है, ये ड्रेन है, और ये हमने क्या किया, ये दो ट्रांजिस्टर थे और इसके ऊपर हमने ड्रेन के ऊपर ये एक्टिव ट्रांजिस्टर लगा दी, ये भी लगा दी यहाँ। और इसके बाद यहाँ क्या किया हमने, यहाँ इसके सोर्स के ऊपर हमने ये रजिस्टर लगा दिए, ठीक है। एक्चुअल में ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये थे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बाद हमने क्या किया, उनके जो ड्रेन के ऊपर थे, या मैं बीजेटी से कंपेयर करूं तो बीजेटी के अंदर कलेक्टर देखो, बीजेटी और जब मैं मॉस या फेट की बात करता हूं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या मॉसफेट की बात करता हूं, तो कैसे कंपैरिजन होता है, जो बेस है वो गेट के इक्विवेलेंट होता है, एमिटर सोर्स के इक्विवेलेंट होता है, और ड्रेन के इक्विवेलेंट क्या होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना ये चीज़। तो यहाँ हमने ये रजिस्टर लगा दिए, इन रजिस्टर को कंट्रोल करके हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया हमने, देखिए यहाँ और यहाँ में डिफरेंस क्या है। यहाँ हमने सिंगल ट्रांजिस्टर लगाया था, एक ट्रांजिस्टर इधर एक ट्रांजिस्टर इधर, और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने सीरीज ऑफ ट्रांजिस्टर लगा लिए। वहाँ हमने क्या किससे कंपेयर किया था, किससे बैलेंस किया था, सॉरी, यहाँ हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेट करके बैलेंस किया था, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये सर्किट
और ये सर्किट और नेक्स्ट सर्किट लगभग सेम दिखेगा यदि मैं इन सब को एक मान लूँ तो। ये यदि सारे एक हैं और ये सारे एक हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये सर्किट और वो सर्किट सेम है। यदि मैं इन रेजिस्टेंस को एक बार इग्नोर कर देता हूँ तो दोनों सेम है। इसमें क्या किया, इसमें फिर वही कंसेप्ट यूज़ किया कि इसके अंदर यहाँ हमने इसके ड्रेन के ऊपर हमने ये ट्रांजिस्टर्स लगा दिए और इन ट्रांजिस्टर्स के अंदर इसको बैलेंस करने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट किसको सर्किट में लेना है और किसको नहीं लेना, इन स्विचेस से हमने कंट्रोल किया। और जैसे ही वो बैलेंस हो गया उसके बाद उतने की ज़रूरत है, उसके बाद औरों की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये स्विचेस इतने सारे लगे हुए हैं, ये क्या किया, देखिए जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी ट्रांजिस्टर की, उस टाइम तो हमें नहीं पता कि ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर सेम बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट सेम होंगे या नहीं होंगे, और इसमें इनमें से कितने सेम होंगे या नहीं होंगे। हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेम है या नहीं, हमें तो इससे फ़र्क पड़ता है, इससे डिफरेंस आता है कि यदि ये सेम है तो हमें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ऑफसेट है ही नहीं यहाँ। और यदि ये सेम नहीं है तो हमें ये सारे जितने भी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं तब ज़रूरत होती है, तब रिक्वायरमेंट होती है इस चीज़ की। तो इट मीन्स कि यदि ये मैच नहीं कर रहे तो क्या होगा कि हम यहाँ ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये यूज़ कर रहे हैं, फिर उसका मीनिंग क्या हुआ कि हम इनमें से किसको ऑन करें और किसको ऑफ करें सो दैट कि ये मैचिंग हो जाए, इनकी मैचिंग हो जाए। हाँ, मैं जो चीज़ नहीं बताने वाला था वो ये चीज़ थी कि जब सर्किट बन गया जब तक सर्किट बन रहा था तब तक तो हमें नहीं पता था कि कौन सेम होने वाले कौन नहीं हो, इसमें से ये सेम होगा ये सेम होगा, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, हमें नहीं पता था। लेकिन जब बन गया तब तो हमें ये पता लग गया कि एरर इतनी आ गई, लगभग एरर इतनी आ गई, और उस एरर को हम कंपनसेट इनसे करते हैं। अब इट मीन्स कि एक बार यदि आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर बना लिया और उसको यदि आपने बनने के बाद एक बार बैलेंस कर दिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, मैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिकल पैरामीटर को चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आप इनको सेट करके यदि आप एक बार एडजस्ट कर दो, नल ऑफसेट कर दो, ऑफसेट को 0 कर दो, ठीक है, तो आपको आगे ऑफसेट वैल्यू उस टेम्परेचर पे तो एटलीस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो स्विचेस मैं कह रहा हूँ ऑन ऑफ करने की, ये हाथ से आपको ऑन ऑफ नहीं करने पड़ेंगे, ये सर्किट ये तो आईसी के अंदर ही होंगे, और ये क्या होंगे, फ्यूजेस होंगे, पॉली फ्यूजेस होंगे, पॉली लिंक्स होंगे। और एक बार यदि बन गया, बनने के बाद क्या होगा कि न इसको 0 करने के लिए, ऑफसेट को 0 करने के लिए ये स्विचेस क्या होंगे, इनिशियली ये स्विचेस क्या ऑन पोजिशन में भी हो सकते हैं या ऑफ पोजीशन में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो। सपोज करो सारे ऑन है स्टार्टिंग में, सपोज करो सभी ऑन है, हमें इनको बैलेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, जिस साइड में आपको सभी ऑन नहीं चाहिए, सपोज करो इस साइड में आपको ये ऑन नहीं चाहिए, बाकी ये ऑन चाहिए, और इस साइड में ये चारों ऑन चाहिए, तो क्या करेंगे इसको, और ये ऑलरेडी ऑन है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हाई करंट के कारण इसको फ्यूज़ को बर्न कर दिया जाएगा, फ्यूज़ को मेल्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम, ये पूरा ऑफसेट बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। अब देखिए जितने भी मैंने मेथड पढ़े हैं, अभी इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी जितने भी मैंने मेथड आपको अभी बताए हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि भाई स्टार्टिंग में इसको 0 कर दो, स्टार्टिंग में 0 कर दो। तो स्टार्टिंग में यदि 0 कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हो, अभी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हो, उसके अलावा भी तो आगे किसी टेम्परेचर पे वर्क करना पड़ेगा, तब वहाँ और एरर क्रिएट हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एरर एक बार ख़त्म कर दी तो एरर 0 ही रहेगी। लेकिन जो मोस्टली क्या था कि हमारा जो रूम टेम्परेचर के आसपास जितनी हम एरर थी वो हमने नलीफाई कर दी। इट मीन्स कि आगे भी एरर कम होंगी, हो सकती हैं लेकिन कम होंगी, उसकी वैल्यूज़ कम होंगी उनकी। ठीक है, क्योंकि हम एक जगह पे उनको 0 करके चले हैं। उसके बाद क्या है कि ऑफसेट ट्रिमिंग बाय एडिशन ऑफ ट्रिमेबल करंट सोर्स। देखिए ये यहाँ एक करंट सोर्स लगा हुआ था ऑलरेडी, पहले भी दिखाया मैंने। यहाँ एक ट्रिमेबल करंट सोर्स का मतलब यहाँ एक एडजस्टेबल करंट सोर्स लगा लिया हमने, और जिसके अंदर करंट
कम या ज़्यादा है वहाँ इसको बैलेंस कर लिया। आप ये कह सकते हैं इसके अंदर भी तो कम हो सकता है करंट, कोई बात नहीं है, नेगेटिव करंट देके उसको कंपनसेट कर देंगे। ठीक है, मीन्स किसी के अंदर कोई भी करंट है तो उसको इससे कंपनसेट कर सकते हैं हम, कंपनसेट कर लिया जाएगा। तो दिस करंट मिसमैच काउंटर बैलेंसेस द ऑफसेट वोल्टेज व्हेन रिफ्लेक्टेड बैक टू द इनपुट थ्रू द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ द इनपुट स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर। ये किसको बैलेंस काउंटर बैलेंस करने के काम आते हैं ये मेथड? किसको काउंटर बैलेंस करता है? ये उन केसेस के अंदर यूज होता है जहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस के कारण एरर आती है। ट्रांस कंडक्टेंस के कारण इनपुट स्टेज जो है एम्पलीफायर की उसके ऊपर एरर आती है, तो उनको नलीफाई करने के लिए ये चीज़ यूज होती है। तो जो ट्रिमिंग हमने पढ़ी, एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर इसमें यूज हो सकते हैं। पोटेंशियोमीटर मैंने बताया था, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या, पोटेंशियोमीटर, एक्स्ट्रा कंपोनेंट और एक्स्ट्रा पिंस वगैरह इसमें यूज होंगी। आईसी टेक्नोलॉजी की बात करें तो लेजर ट्रिमिंग हो जाएगी, और उसके बाद कंपोनेंट की बात करें तो जीनस जैपिंग हो जाएगा, या फ्यूजिबल लिंक्स हो जाएंगे, या पीरोम हो जाएगा, मैंने आपको बताया। लेकिन जो लिमिटेशन क्या होगी, जो भी आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो इसके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा कुछ कंपोनेंट्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि आप जितने भी ट्रिमिंग मेथड्स आपने पढ़े हैं उसके अंदर आपको एडिशनल सर्किटरी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिमिंग अप्रोच कैन बी यूज टू ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड रिडक्शन द ऑफसेट। ऑफसेट को रिड्यूस कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या है कि इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं ऑफसेट ड्रिफ्ट इज नॉट कंपनसेटेड फॉर। उसके बाद क्या है कि मोर और ट्रिमिंग डज नॉट एलिमिनेट लो फ्रीक्वेंसी नॉइस सच एज फ्लिकर नॉइस या 1/f नॉइस, इनको ये रिड्यूस नहीं करेगा।